वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग बहुत बढ़िया से होंगे। गाइस, आज हम देखेंगे कि AOC 4 फॉर्म आपको स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से फाइल करना है MCA पोर्टल पे। MCA पोर्टल पे सबसे पहले आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद हम लोग जाएंगे MCA सर्विसेज पे। यहाँ से जाएंगे कंपनी ई फाइलिंग पे, एनुअल फाइलिंग्स पे, और यहाँ देखिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा AOC 4 फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स का। यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये पेज आपके पास आ जाएगा। ये देखिए AOC 4 हमारे पास यहाँ पे ओपन हो चुका है। यहाँ आपको सबसे पहले क्या करना है, कंपनी का सिन नंबर एंटर करना है। चाहे तो आप कंपनी का कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर एंटर कर दीजिए या फिर कंपनी का नाम यहाँ से सर्च कर सकते हैं। जैसे ही आप ये डिटेल्स डालेंगे ये आपके पास ऑटो फुलफिल होकर के आ जाएंगे। जो नेम है, एड्रेस है, ये ऑटो फुलफिल होकर के आएगा आपके पास। तो फर्स्ट और सेकंड कॉलम हमारे पास जो है वो ऑटो फुलफिल हो चुके हैं। अब हम आ जाते हैं यहाँ टेबल नंबर 3 पे। यहाँ आपसे क्या पूछेगा कि फाइनेंशियल ईयर बताइए जिसके स्टेटमेंट आप लोग फाइल कर रहे हैं। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है फिलहाल जो हमारे पास फॉर्म जाने वाले हैं वो कब से कब तक जाएंगे, 1 अप्रैल 25 से लेकर के 31 मार्च 26 का फॉर्म हमारे पास जाने वाला है। अगर आप किसी पिछले ईयर का फॉर्म फाइल कर रहे हैं तो वो फाइनेंशियल ईयर आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। देन आपसे पूछेगा डेट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग इन विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अप्रूव्ड, यानी वो मीटिंग की डेट आपको बतानी है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग एक होगी जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव की जाएंगी, तो वो डेट कौन सी वो आपको यहाँ पे एंटर करनी है। इसके बाद आपसे पूछेगा नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सबसे पहले हम वो डेट यहाँ पे एंटर कर देते हैं। डन। अब हम यहाँ पे नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखेंगे। अगर आपकी प्रोविजनल और अनअडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थी तो यहाँ क्लिक करेंगे, अडॉप्टेड है तो यहाँ क्लिक करेंगे। अगर आपने रिवाइज की है सेक्शन 130 में या 131 में तो यहाँ क्लिक करेंगे। हमारे केस में अडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। अब आपसे पूछेगा क्या आपने अर्लियर कोई प्रोविजनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल की थी? नहीं, हमारे केस में नहीं थी। और क्या आपने वेदर अडॉप्टेड इन अर्जर्न AGM, क्या आपकी AGM ये अर्जर्न हुई थी? तो यहाँ पे हम नो कर देंगे। क्लियर। अब इस पॉइंट पे आपसे क्या पूछ रहा है, हमें उन डायरेक्टर्स की, मैनेजर की, सेक्रेटरी की, CEO, CFO उनकी डिटेल्स देनी है जिन्होंने साइन की है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए जिन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को साइन किया है, हमें डायरेक्टर्स का दिन यहाँ पे देना है अगर डायरेक्टर्स ने साइन किया है, मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर जो है, और इनकम टैक्स परमानेंट अकाउंट नंबर देना है हमें मैनेजर, सेक्रेटरी या CEO का। क्लियर। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, डिन नंबर डालना है अपने डायरेक्टर का। जो भी डायरेक्टर है जैसे ही आप उसका डिन यहाँ डालेंगे उसका नेम डेजिग्नेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगी, और जिस डेट को उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में साइन किया है वो आप यहाँ से सिलेक्ट करके फुलफिल कर देंगे। क्लियर। ये डिटेल्स आपको फाइल करना ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा और बिल्कुल ध्यान से इनको आप फाइल कीजिएगा। ध्यान रखिए बहुत ऐसा नहीं कि शॉर्ट में ये आपके पास फॉर्म होता है, काफ़ी लेंथी फॉर्म होता है और प्रोफेशनली इसको भरवाना ज़रूरी है क्योंकि इसमें डायरेक्टर्स रिपोर्ट भी बनेगी और इसके अंदर जो आपकी ऑडिटर्स रिपोर्ट है उसकी डिटेल भी जाएगी, इसके अंदर आपकी बैलेंस शीट की डिटेल्स भी जाएगी। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाऊंगी, लेकिन फिर भी अगर आप हमारी प्रोफेशनल सर्विसेज लेना चाहते हैं तो बिल्कुल जेन्युइन रेट्स पे हम लोग भी आपको ये फॉर्म्स फाइल कर देंगे, और इवन अदर फॉर्म भी अगर आप करवाना चाहते हैं तो नीचे दी गई कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे हमने ये डेना एंटर कर दिया। उसके बाद हमारे से डेट पूछेगा कि डेट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग इन विच बोर्ड रिपोर्ट जो है वो आपकी अप्रूव हुई थी। अब बोर्ड रिपोर्ट रेफर्ड अंडर सेक्शन 134 ये आपकी अप्रूव हुई। अब ऊपर वाले पॉइंट में जो मैंने अभी बताया पॉइंट नंबर 4 और ये जो मैंने बताया पॉइंट नंबर 5, इनमें क्या डिफरेंस है? मैंने अभी आपको बताया था आपको डायरेक्टर रिपोर्ट या बोर्ड रिपोर्ट जो है वो बनानी पड़ेगी। इसमें भी क्या डिटेल देनी होती है? इसमें भी डिटेल देनी पड़ती है कि कंपनी किस टाइप का बिजनेस कर रही है, जो कंपनी है इसने कितने लोन लिए हैं, गारंटी दी है या इन्वेस्टमेंट किया है, डायरेक्टर्स की डिटेल, रिजर्व एंड सरप्लस, डिविडेंड, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, बोर्ड मीटिंग्स, इन सब की जो डिटेल एक समरी बनती है उसे बोर्ड रिपोर्ट कहते हैं। तो आपका जो डायरेक्टर है वो मीटिंग के अंदर सिर्फ ऑडिटर की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो अप्रूव नहीं करेगा, बोर्ड रिपोर्ट को भी अप्रूव करेगा। तो जिस दिन आपने बोर्ड रिपोर्ट अप्रूव की ये डेट आपको यहाँ पे डालनी है, और जितने डायरेक्टर्स ने उसके ऊपर साइन किया है बोर्ड रिपोर्ट पे उनकी डिटेल्स यहाँ पे जाएंगी। आपको डिन नंबर या पैन नंबर यहाँ डालने हैं, ये डिटेल्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। देन आपको डेट ऑफ साइनिंग ऑफ बोर्ड रिपोर्ट यहाँ पे एंटर करना होगा कि किस डेट पे बोर्ड रिपोर्ट जो है वो साइन हुई थी। यहाँ तक आपको मेरी बात क्लियर हो गई? जी मैम। कोई भी डाउट हो आप नीचे दिए गए जो हमारे पास कमेंट बॉक्स आता है वहाँ पे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी आपका अगर ऐसा डाउट है मैं कोशिश करूँगी आप सभी को जवाब दूँ।
नेक्स्ट आप देखिए डेट ऑफ साइनिंग ऑफ रिपोर्ट्स ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय द ऑडिटर्स। अब ऑडिटर्स ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे जिस दिन साइन किया है वो डेट आपके पास यहाँ पे आ जाएगी। ये सभी डिटेल्स आप डाल देंगे। देन आपको एजीएम की डिटेल यहाँ पे देनी है। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि क्या एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी, आपको येस पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे डेट बतानी है एजीएम की कि आपकी एजीएम कब हुई है। हम यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर देंगे। ड्यू डेट ऑफ एजीएम आपसे पूछेगा, ड्यू डेट आपकी क्या है 30 सितंबर, वो आपको क्लिक कर देनी है। क्या एक्सटेंशन हुआ है एजीएम में, नो। यहाँ पे आपको ये सारा डेटा सेव कर देना है। ध्यान रखिएगा जो 1 to 7 टेबल है वो एक साथ यहाँ पे सेव होंगे। जब तक ये डाटा आप कंप्लीट करके सेव नहीं करोगे ना, आगे वाली टैब्स आपके पास ओपन ही नहीं होंगी। तो सबसे पहले ये सेव करना आपको ज़रूरी है। अब डाटा हमारे पास सेव हो चुका है। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं क्या कंपनी जो है एक सब्सिडरी कंपनी है, हमारे केस में नो है। अगर आपका येस है तो आपको डिटेल्स देनी होंगी कि आपकी कंपनी कौन सी कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप जिस भी कंपनी का AOC 4 फाइल कर रहे हैं उसके लिए आपको यहाँ पे ऑडिटर्स की डिटेल देना जरूरी है। जो भी आपने ADT 1 फाइल किया था उसका SRN नंबर आपको यहाँ पे डालना है। SRN नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे नंबर ऑफ ऑडिटर्स लिखने हैं। ये सब डाटा जब आप डालेंगे तो ये नीचे दी गई जो फील्ड्स हैं ये ऑटो पॉपुलेटेड होके फिल हो जाएंगी आपके SRN नंबर से। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे टाइप ऑफ इंडस्ट्री सिलेक्ट करनी है। देखिए साफ साफ लिखा है इन केस ऑफ टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज अदर देन बैंकिंग, पावर और इंश्योरेंस और NBFC, यानी बैंकिंग, पावर, इंश्योरेंस और NBFC के अलावा अगर आपकी कोई भी कंपनी है या किसी अदर इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं तो आपको क्या सिलेक्ट करना है, कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल। तो यहाँ पे आप कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद वेदर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 इज एप्लीकेबल, यहाँ पे आपको यस ही करना है। इसके बाद आपसे पूछेगा वेदर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड और नॉट। इसमें हमारे केस में सब्सिडरी कंपनी नहीं थी तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी नहीं बनेगी, इसलिए हम यहाँ पे नो पे क्लिक कर देंगे। वेदर द कंपनी इज मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स इन पेपर और इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अपने अकाउंट्स बनाते हैं तो यहाँ पे आपको कंप्लीट डिटेल देनी है, कंप्लीट पोस्टल एड्रेस देना है कि आप कहाँ पे अपने अकाउंट्स जो है वो बना रहे हैं। नहीं बनाते हैं तो जस्ट नो पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। ये सारा डाटा डालने के बाद आप पहले सेव के बटन पे यहाँ क्लिक कर देंगे। हमारा डेटा जो है वो सक्सेसफुली सेव हो चुका है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर की फिगर्स हैं यानी 24-25 की फिगर्स जो है वो ऑटो पॉपुलेट होकर के आ जाएंगे, क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने AOC 4 फाइल किया था तो करंट ईयर में ये वाली फिगर्स दिखाई थी, ये यहाँ पे आपकी ऑटो पॉपुलेट होगी। अब यहाँ पे आपको फिगर्स जो दिखानी है वो करंट जो आप फाइनेंशियल ईयर 25-26 का फाइल कर रहे हैं AOC 4 उसकी फिगर्स आपको यहाँ पे दिखानी है। यहाँ पे आप ईयर एंड सिलेक्ट करेंगे 2026 वाला 31 मार्च 26। यहाँ पे आपको शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेन वारंट्स ये सिलेक्ट करना है। यहाँ पे अमाउंट लिखनी है आपको। ध्यान रखिएगा अगर कोई अमाउंट में किसी भी टैब में अगर आपकी कोई अमाउंट नहीं आती है तो वहाँ पे आपको 0 कर देना है। क्लियर। तो यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, जो करंट लाइबिलिटीज़ हैं उनकी आप वैल्यू देंगे, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ की वैल्यू देंगे। नॉन करंट में आपकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग जो लॉन्ग टर्म प्रोविजंस हैं, करंट लाइबिलिटीज़ यहाँ आ जाएंगी, शॉर्ट टर्म ट्रेड पेबल्स, जो भी टोटल आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ हैं माइक्रो एंटरप्राइज और स्मॉल एंटरप्राइज की वो आप यहाँ देंगे। उसके जो अदर देन है वो आपको यहाँ पे देने हैं, आउटस्टैंडिंग ड्यूज़, अदर करंट लाइबिलिटीज़, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ये आपके पास सारी लाइबिलिटीज़ आ गई। देन आपको अपनी एसेट्स भी बतानी है, प्लांट एंड मशीनरी, इंटेंजिबल एसेट्स, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, जो आपकी इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट है। तो ये सारी एसेट्स की डिटेल्स आपके पास यहाँ पे आ जाएंगी। एसेट्स और लाइबिलिटीज़ आपकी मैच होनी चाहिए, ये टोटल आपकी एसेट्स आ जाएंगी। सबसे पहले कंप्लीट एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की आपको डिटेल डालनी है, ये आपकी दोनों मैच हो जाएंगी। फिर हम चलेंगे नेक्स्ट वाले स्टेप पे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ब्रेकअप देना है बैलेंस शीट की सारी फिगर्स का। बैलेंस शीट में आपने लाइबिलिटीज़ दिखा दी, हाँ जी मैम, एसेट्स दिखा दी, हाँ जी मैम। अब जो लाइबिलिटीज़ और एसेट्स आपने दिखाई हैं उसमें बोन्स और डिबेंचर्स जो हैं वो आपको यहाँ डालने हैं। जो आपने टर्म लोन लिए हैं, बैंक से अगर टर्म लोन लिया तो यहाँ दिखाइए, अदर पार्टी से टर्म लोन लिया है तो यहाँ दिखाइए, बैंक के अलावा कोई अदर पार्टी है। डेफर्ड पेमेंट लाइबिलिटीज़, डिपॉजिट्स, यहाँ पे आपको कोई एसेट लाइबिलिटी मैच नहीं करनी, यहाँ पे उनका बाइफर्केशन देना है कि जो आपने लोन एंड एडवांसेस ऊपर डाले उसमें से रिलेटेड पार्टी के कितने लोन एंड एडवांसेस हैं। लॉन्ग टर्म मेच्योरिटी ऑफ फाइनेंशियल लीज ऑब्लिगेशन, अदर लोन एंड एडवांसेस जो है रिलेटेड पार्टी के अलावा वो आपके पास यहाँ पे आएंगे। तो ये आपके पास आ जाएंगी। टोटल लॉन्ग टर्म
जो बोरोइंग्स अनसिक्योर्ड है वो आ जाएगी आउट ऑफ अबव टोटल एग्रीगेट अमाउंट गारंटीड बाय डायरेक्टर्स। ये आपके पास ऑटो कैलकुलेट होकर के यहाँ पे आ जाएंगी। नेक्स्ट डिटेल्स ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग। शॉर्ट टर्म बोरोइंग जितनी भी है यहाँ पे आप जस्ट पढ़ते जाएंगे, फिगर्स आपको यहाँ पे डालते जाना है। जो लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस हैं उनकी बाइफर्केशन आपको यहाँ पे देना है। यहाँ पे जो आपके कैपिटल एडवांसेस हैं या फिर रिलेटेड पार्टी के जो एडवांसेस हैं, लोन एडवांसेस जो अदर इनके अलावा बच गए आपके पास, इसमें से लेस कर देंगे प्रोविजन अलाउंसेस फॉर बैड एंड डाउटफुल लोन्स एंड एडवांसेस, वो यहाँ पे आपके माइनस हो जाएंगे। अगर रिलेटेड पार्टी से हैं तो यहाँ दिखाइए, अदर्स के हैं तो यहाँ आपको दिखाना है। तो यहाँ पे आपको जस्ट बाइफर्केशन देनी है हर एक चीज़ की। जो लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस डाउटफुल है, डाउटफुल वाले आपको यहाँ पे बताने हैं। अगर डाउटफुल नहीं है तो जस्ट आप जीरो करते जाइएगा, वही फिगर्स आने हैं, डाउटफुल वाले यहाँ आ जाएंगे। ट्रेड रिसीवेबल की बाइफर्केशन आपसे पूछेगा, सिक्योर्ड कंसीडर्ड गुड, यानी ऐसे ट्रेड रिसीवेबल जो कि सिक्योर्ड है और अच्छे हैं, पैसा आ जाएगा आपके पास। जो अनसिक्योर्ड है लेकिन अच्छे हैं, डाउटफुल जो है वो यहाँ आपको दिखाने हैं। प्रोविजन अगर कोई है तो वो आप माइनस कर देंगे यहाँ पे। ये सारा डेटा डालने के बाद आपको सबसे पहले डेटा को सेव कर देना है। पहले वाला डेटा सेव करने के बाद आपको यहाँ पे फाइनेंशियल पैरामीटर्स जो है कुछ एक वो पूछे गए हैं, उसकी डिटेल आपको यहाँ पे देनी है। अगर कोई आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला है और उसकी पेमेंट आप लोगों को कैश में रिसीव हुई है तो वो यहाँ पे आपको बताना है कितने का कॉन्ट्रैक्ट था। आपने कोई शेयर एप्लीकेशन मनी दी या फिर आपने रिपोर्टिंग पीरियड में कोई शेयर एप्लीकेशन मनी दी, आपने कोई शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव की रिपोर्टिंग पीरियड के दौरान, शेयर एप्लीकेशन मनी जो आपने रिसीव की है एंड ड्यू फॉर रिफंड, आपने शेयर एप्लीकेशन मनी की लेकिन आप लोगों ने उसका रिफंड करना है, वापस देनी है। पेड अप कैपिटल जो आपकी फॉरेन कंपनी के पास है, पेड अप कैपिटल हेल्ड बाय फॉरेन होल्डिंग एंड और थ्रू इट सब्सिडरीज, यानी पेड अप कैपिटल अगर आपकी होल्डिंग के पास है या सब्सिडरीज के पास है वो आपको यहाँ पे दिखानी है। नंबर ऑफ शेयर जो आपने बॉट बैक कर लिए, डिपॉजिट एक्सेप्ट कर लिए या रीन्यू कर लिए ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड, डिपॉजिट मेच्योर हो गए या फिर क्लेम हो गए बट नॉट पेड ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड, ये सारा आपको एक बार पढ़ लेना है और आपको यहाँ पे उनकी वैल्यू बतानी है। तो जो भी इसमें डाटा आपको दिया हुआ है जस्ट आपको एक बार इसको गो थ्रू करना पड़ेगा। नेटवर्थ ऑफ द कंपनी ये हर केस में एप्लीकेबल है, यहाँ आप जरूर दिखाइएगा। अगर कोई डिफॉल्ट हुआ है शॉर्ट टर्म बोरोइंग में या लॉन्ग टर्म बोरोइंग में और उसके इंटरेस्ट में तो वो आपको यहाँ पे शो करना है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स टू होम शेयर अलॉटेड अंडर प्राइवेट प्लेसमेंट ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड, इस रिपोर्टिंग पीरियड के दौरान अगर कोई प्राइवेट प्लेसमेंट के तहत आपने किसी शेयर होल्डर्स को शेयर दिए तो कितने नंबर ऑफ शेयर दिए हैं, अमाउंट नहीं, आपको नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स यहाँ बताने हैं जिनको आपने वो शेयर्स अलॉट किए थे। सिक्योर्ड लोन आपका कितना है, डेप्रिसिएशन ऑलमोस्ट आप सभी केसेस में आएगा क्योंकि डेप्रिसिएशन अगर आपके पास एसेट्स हैं तो वो एप्लीकेबल होगा। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर टू द एक्सटेंड नॉट रिटर्न ऑफ और एडजस्टेड और अनहेज फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर, यहाँ पे जो जो आपके पास एप्लीकेबल होता है अमाउंट आपके केस में वो आपको एंटर करना है। अदरवाइज आप यहाँ 00 एंटर करके इधर आपको सेव के बटन पे क्लिक कर देना है। देन अगर आपने शेयर कैपिटल रेज की है ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड, रिपोर्टिंग टाइम पीरियड में अगर आपने कोई भी शेयर कैपिटल रेज की है, शेयर कैपिटल आपने नई इशू की है तो वो आपको बताना है। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर आपके पास कितने शेयर थे, नॉमिनल अमाउंट कितनी थी, पेड अप अमाउंट कितनी थी, आपने कितने इंक्रीज किए ड्यूरिंग द ईयर, पब्लिक इशू, राइट इशू, बोनस इशू, जो भी आपने इशू किए हैं वो आप बताइए। उसके यहाँ पे आपको शेयर लिखने हैं, नंबर ऑफ शेयर, नॉमिनल अमाउंट और पेड अप शेयर कैपिटल आपको यहाँ लिखनी है। प्राइवेट प्लेसमेंट के तहत आपने कोई शेयर इशू की, ईसॉप सीरीज, स्वीट इक्विटी शेयर, कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, आपने प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर्स में अगर कन्वर्ट किया, कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर्स, डिवेंचर्स को अगर शेयर्स में कन्वर्ट किया, जीडीआर, एडीआर, जिस भी मेथड से आपने कन्वर्ट किया है या अदर कोई मेथड से आपने नए शेयर्स इशू किए तो वो आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको अमाउंट बतानी है। ध्यान रखिएगा अगर आपके केस में यहाँ कुछ भी नहीं है तो आपको 00 यहाँ पे एंटर जरूर करना है। डिक्रीज हुए हैं तो डिक्रीज की भी अमाउंट आपको यहाँ पे बतानी है। गाइस बहुत प्रोफेशनल तरीके से अपना फॉर्म फाइल कीजिएगा। मैं जितना टाइम आपको बताने में लगा रही हूँ उससे 3 गुना टाइम आपको इस फॉर्म को बनाने में लगेगा, क्योंकि बनाने के लिए थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ आपको देख के फुलफिल करनी पड़ेगी इस फॉर्म को। ध्यान रखिए अगर आप हमसे भी प्रोफेशनली ये फॉर्म फाइल करवाना चाहते हैं जेन्युइन रेट्स पे तो आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। प्रेफरेंस शेयर की सेम तरीके से आपको यहाँ पे डिटेल देनी है। प्रेफरेंस शेयर अगर आपके डिक्रीज हुए हैं यानी कि आपने सोल्ड आउट किए हैं या रिडेम्पशन ही किया है, व्हाटएवर जो भी आपने केसेस की वजह से आपके प्रेफरेंस शेयर जो है वो कम हुए हो तो यहाँ पे आपको डिटेल देनी है। रिडेम्पशन हुआ, फॉरफिट हुआ, रिडक्शन हुई शेयर कैपिटल या अदर कोई भी रीज़न है, आपको यहाँ पे उसकी अमाउंट और नंबर ऑफ शेयर्स बताने हैं।
नेक्स्ट आपसे पूछेगा डिटेल्स रिलेटेड टू कॉस्ट रिकॉर्ड्स, वेदर मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड बाय द कंपनी हैज बीन मेंटेन्ड अंडर द कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल्स 2014। अगर आपने यहाँ पे इसके तहत आपको कॉस्ट ऑडिट करवानी ज़रूरी है, कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने ज़रूरी है कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल्स 2014 के हिसाब से, तो आपको येस करना है और उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे देनी है। हमारे केस में इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये एप्लीकेबल हमारे केस में नहीं है, तो हमने यहाँ पे नो कर दिया और सेव के बटन पे हम क्लिक कर देंगे। ये सारा डेटा सेव करने के बाद आपको यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस की इन्फॉर्मेशन फुलफिल करनी है। प्रॉफिट एंड लॉस की जो बैलेंस शीट की डेट है वो आपको यहाँ पे एंटर करनी है कि कब से कब तक का आपका प्रॉफिट एंड लॉस आप यहाँ पे दिखा रहे हो। आपके पास 1/4/25 से 31/3/26 का ये फॉर्म जाने वाला है। देन आपको यहाँ पे सेल ऑफ गुड्स जो है वो यहाँ पे दिखानी है, सेल ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, सेल ऑफ गुड्स ट्रेडेड, और जो सेल ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज है वो आपको यहाँ दिखाना है। एक्सपोर्ट की है अगर आपने टर्नओवर, सेल ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, सेल ऑफ गुड्स ट्रेडेड, जो भी आपकी एक्सपोर्ट टर्नओवर है वो आप यहाँ पे दिखाएंगे। देन अगर सप्लाई ऑफ सर्विसेज है और एक्सपोर्ट किया है तो आपको यहाँ दिखानी है। अदर इनकम आपके पास आगे डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम, नेट गेन लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो है वो आपको यहाँ शो करनी है। अगर कोई इनकम नहीं है तो ज़ीरो कर दीजिएगा। एक्सपेंसेस के केस में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंजेस जो है इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स, जो आपके पास ओपनिंग और क्लोजिंग के जो चेंजेस हुए वो आपको यहाँ पे दिखाने हैं। वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक इन ट्रेड आपको यहाँ पे बताना है। एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, पेमेंट टू ऑडिटर यहाँ पे ज़रूर आएगा। पावर एंड फ्यूल के खर्चे, इंश्योरेंस एक्सपेंस, फाइनेंशियल कॉस्ट, ये आपने जस्ट पढ़ना है और यहाँ पे सारा कंप्लीट आपका प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो आपको शो कर देना है। टैक्स अगर आपने पे किया, करंट टैक्स हो, डाफर्ड टैक्स हो, उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे ज़रूर देनी है। और प्रॉफिट एंड लॉस जो है डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस की वजह से, अगर आपने अपना काम जो है वो बंद कर दिया, डिसकंटिन्यू कर दिया कोई भी ऑपरेशंस, उसकी वजह से अगर कोई प्रॉफिट लॉस हुआ तो वो बताइए। टैक्स एक्सपेंसेस जो है डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस के वो आपको यहाँ पे शो करना है। अर्निंग पर शेयर आपको ज़रूर दिखाना है, बेसिक हो डायल्यूटेड हो वो यहाँ पे आपको डालना होगा। और अर्निंग पर शेयर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को हटाने के बाद जो है वो भी आपके पास यहाँ पे आएगा। वो सेम भी हो सकता है और अलग भी हो सकता है, वो आपने अपनी बैलेंस शीट में कैलकुलेशन की होगी। या आपको यहाँ पे सारी फिगर्स दिखानी है। डिटेल्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसके बाद आपके पास आएगा। देखिए जो पहले हमारे पास बैलेंस शीट आई वो नॉर्मली बैलेंस शीट आई जो हमने बनाई हुई थी, हमने वो डाली। उसके बाद डिटेल्ड बैलेंस शीट आइटम्स हमसे पूछा गया था। अब प्रॉफिट एंड लॉस के बाद आपसे डिटेल्ड प्रॉफिट एंड लॉस आइटम्स पूछा गया, यानी प्रॉफिट एंड लॉस आइटम्स जो है उसको भी डिटेल में आपको बताना है। अब इसके लिए आपको क्या करना है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स कैलकुलेटेड ऑन एफओबी बेसिस। यहाँ पे जो आपसे डिटेल मांग रहे हैं ना, देखो डिटेल्स ऑफ अर्निंग इन फॉरेन एक्सचेंज, जो आपने फॉरेन एक्सचेंज में अर्न किया है उसकी डिटेल्स आपसे यहाँ पे मांग रहा है। अब यहाँ पे जो एफओबी बेसिस वाली, इसका मतलब क्या होता है कि फ्री ऑन बोर्ड, इसको हम ये बोलते हैं। एफओबी मतलब फ्री ऑन बोर्ड, यानी जो शिप पे लोड होने तक का जो आपके पास कॉस्ट होता है वो आपके पास ये एफओबी बेसिस वाला कॉस्ट होता है। देखिए जब भी आप गुड्स को एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको उसको शिप के ऊपर लोड तो करवाना पड़ेगा ना, या तो वहां तक का जो खर्चा होता है वो एफओबी बेसिस वाला होता है। क्लियर। जो आपके पास आगे इंटरेस्ट और डिविडेंड आ गया वो आपको बताना है। रॉयल्टी, नो हाउ, प्रोफेशनल एंड कंसल्टेशन फीस, अदर इनकम, ये सारी बाइफर्केशंस आपको यहाँ देनी है। अब ये तो हमारे पास था अर्निंग्स को फॉरेन एक्सचेंज में जो आपने डिटेल्स दी। अब यहाँ पे एक्सपेंडिचर्स की डिटेल दी जाएगी फॉरेन एक्सचेंज में। जो भी आपने एक्सपेंडिचर्स किए हैं वो आपको यहाँ पे बताने हैं। अब यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है, इम्पोर्ट ऑफ गुड्स कैलकुलेटेड ऑन CIF बेसिस। CIF बेसिस का यहाँ क्या मतलब है, जो कॉस्ट है, इंश्योरेंस है और फ्रेट है। CIF मतलब कॉस्ट, इंश्योरेंस, फ्रेट। जो आपने गुड्स इंपोर्ट की उसमें कॉस्ट, इंश्योरेंस और फ्रेट जो है उनको ऐड करना है और उस बेसिस पे ये वैल्यूज आपको बतानी है। रॉ मटेरियल हो गया, कंपोनेंट एंड स्पेयर पार्ट्स हो गया, कैपिटल गुड्स हो गया, एक्सपेंडिचर जो आपके हुए रॉयल्टी, नो हाउ, प्रोफेशनल एंड कंसल्टेशन फीस, इंटरेस्ट, अदर मैटर्स, डिविडेंड पेड, वो सब आपको यहाँ बताना है। जो भी आपके एक्सपेंडिचर है फॉरेन एक्सचेंज में उसकी डिटेल्स आपके पास यहाँ आ जाएगी। अदर आपके पास जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आइटम्स होगी, जैसे प्रपोज्ड डिविडेंड आपके पास कितना है, अर्निंग पर शेयर बेसिक और डायलेटेड वो आपको बताना है, इनकम इन फॉरेन करेंसी, एक्सपेंडिचर इन फॉरेन करेंसी, रिवेन्यू जो है रिवेन्यू, सब्सिडीज और ग्रांट्स अगर आपको कोई मिली है, रेंट पेड, कंजम्पशन ऑफ स्टोर एंड स्पेयर पार्ट्स, ये सब आपको यहाँ पे पढ़ना है और उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे डालनी है। ये सारी डिटेल्स डालने के बाद आपको फॉर्म को सेव कर लेना है।
डेटा को सेव करने के बाद आपको अपना जो प्रिंसिपल प्रोडक्ट है और सर्विस है उसकी जानकारी देनी है। प्रिंसिपल प्रोडक्ट यानी ऐसा मेन प्रोडक्ट जो आपकी रिवेन्यू आ रही है, जो आपकी सेल आ रही है, उसमें मेन आपने कौन सा प्रोडक्ट सेल किया या मेन आपने कौन सी सर्विसेज सेल की। क्लियर। सबसे पहले पूछेगा कि टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बताओ, कितने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को आप सेल आउट कर रहे हो। यहाँ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आपको लिखने हैं 1 है या 2। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 2 लिख दिया तो यहाँ 2 की डिटेल्स आपको देनी होंगी। 1 प्रोडक्ट है तो 1 की डिटेल दीजिए। क्लियर। अब प्रोडक्ट और सर्विस जो है यहाँ पे आपको उसका NPCS कोड जो है 4 डिजिट का, वो कोड आपको यहाँ पे एंटर करना है। डिस्क्रिप्शन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। टर्नओवर यहाँ पे आपको बताना है कि इस प्रोडक्ट की वजह से कितनी टर्नओवर आपकी हुई, कितनी सेल आपने की। हाईएस्ट टर्नओवर कंट्रीब्यूटिंग जो प्रोडक्ट है आपका या सर्विस कोड है उसका 8 डिजिट का NPCS कोड जो है वो आपको यहाँ पे देना है। यहाँ 4 डिजिट का देना है, यहाँ 8 डिजिट का देना है, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ जाएगी कंप्लीट उस प्रोडक्ट की। ठीक है। डिस्क्लोजर अबाउट रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, आपको अपनी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन का डिस्क्लोजर देना है। वेदर इन ट्रांजेक्शन एंटर्ड विद रिलेटेड पार्टी, अगर आपने रिलेटेड पार्टी के साथ कोई ट्रांजेक्शन किया है तो यहाँ येस कीजिए, अदरवाइज जस्ट नो कर देना है। ऑडिटर रिपोर्ट के बारे में आपसे पूछेगा। इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी वेदर CAG हैज कमेंटेड अपॉन सप्लीमेंट द ऑडिट रिपोर्ट अंडर सेक्शन 143 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। देखिए, अगर आपकी गवर्नमेंट कंपनी है तो गवर्नमेंट कंपनी में CAG ऑडिट करेगा, वो कमेंट कर सकता है आपकी ऑडिटर रिपोर्ट पे, और वो सप्लीमेंट करना होगा ऑडिटर रिपोर्ट के साथ उसका जो कमेंट है। बट अगर आपकी गवर्नमेंट कंपनी नहीं है तो जस्ट आपको नॉट एप्लीकेबल कर देना है, और गवर्नमेंट कंपनी है तो आपको यहाँ बताना है कि कमेंट्स आए हैं या नहीं आए हैं। इसके बाद आपके पास CSR एप्लीकेबिलिटी पूछेगा। CSR एप्लीकेबल है तो ठीक है, अदरवाइज आप जस्ट नोट एप्लीकेबल यहाँ पे कर सकते हैं। वेदर सेक्रेटरियल ऑडिट इज एप्लीकेबल, अगर आप एप्लीकेबल है तो येस कीजिए, उसकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड करनी होंगी। अगर नहीं है तो जस्ट आप यहाँ पे नो कर दीजिए, सेव करके नेक्स्ट के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे आपसे पूछेगा कि कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको यहाँ पे अटैच करनी है, और ध्यान रखिएगा ऑडिटर रिपोर्ट के साथ आपको अटैच करनी है। यहाँ पे आपको चूज़ करके और यहाँ पे आपको अटैचमेंट दे देनी है। ऑप्शनल अटैचमेंट अगर आप बोर्ड रेजोल्यूशन वगैरह भी देना चाहें तो दे सकते हैं। उसके बाद आपको एक डायरेक्टर जो है उसको सिलेक्ट करना होगा। वो जो डायरेक्टर है उसका नाम आप यहाँ पे लिखिए, डेट आप यहाँ पे लिखिए, और उसको आपको ऑथोराइज करना होगा कि वो कंपनी के बिहाफ पे AOC 4 को साइन कर पाए। यहाँ पे आपको डायरेक्टर सिलेक्ट करना है। डायरेक्टर का आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको यहाँ लिखना है, DIN नंबर। देन ये जो फॉर्म है ध्यान रखिएगा किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी से आप लोगों को वेरीफाई करवा लेना है। देन आपको यहाँ पे एसोसिएट है या वो फेलो है वो क्लिक करना है। मेंबरशिप नंबर आपको यहाँ डालना है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आपको सेव करना है, और सेव करने के बाद आपको इस फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। सबसे पहले हम इस फॉर्म की डिटेल्स डाल करके इसको सेव करेंगे। जैसे ही आप डाटा सेव करेंगे एक बार फिर से आपको डाटा को रिव्यू करने के लिए देगा, आपको कंप्लीट डाटा रिव्यू कर लेना है, देन प्रोसीड पे क्लिक करना है। इसके बाद आपका ये जो फॉर्म है ये माय एप्लीकेशंस में पेंडिंग फॉर एक्शन में आपको दिख जाएगा। वहाँ से ये फॉर्म आपको डाउनलोड कर लेना है, और डाउनलोड करने के बाद आप CA के DSC और जो डायरेक्टर आपने सिलेक्ट किया था उसके DSC इस पर अटैच होंगे। अटैच होने के बाद आपको वो जो फॉर्म है वो वापस से अपलोड करना है, और प्रिस्क्राइब जो भी आपकी फ़ीस आती है वो फीस आप लोगों को पे कर देनी है। ध्यान रखिएगा बिल्कुल प्रोफेशनली और अच्छे तरीके से आप इसको फाइल कीजिएगा। इसके अंदर आप कोई एरर मत छोड़ दीजिएगा। अगर आप हमारी सर्विसेज लेना चाहें तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आऊँगी MGT 7A किस तरीके से फाइल करना है। गाइज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल और इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हम अपने चैनल पर लेकर के आते हैं। थैंक यू गाइज, थैंक यू एवरीवन।